Hello everyone, good morning all of you. Today we are going to switch the lecture number 3 and this lecture number 3 is including gross domestic product. जैसा कि हमने देखा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस किया था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बेसिक टर्म्स और 4 सेक्टर्स के बारे में जाना था। अब हम उसी की कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आए और आप कनेक्ट कर पाए। तो लेट मी स्टार्ट विद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले आप कोई भी डेफिनेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो उसी में जो वर्ड्स लिखे हैं आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए। एक बार आप ग्रोस को भूल जाइए, आप डोमेस्टिक को देखिए। डोमेस्टिक का मतलब एंड प्रोडक्ट का मतलब देखिए। प्रोडक्ट होता है दैट वाज प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस किया गया, और वो कहाँ प्रोड्यूस किया गया, दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे इसको क्या करते हैं, डोमेस्टिक का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री समझ लेते हैं, यानी कि जो हमारी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है दैट मींस उसके अंदर जो जो प्रोड्यूस हुआ उसकी फाइनल वैल्यू जो होगी, उनकी जो वैल्यूज होंगी वही जीडीपी में काउंट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड आता है उसका मतलब पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल जो बाउंड्री हमारी है। जैसे कि आप समझना चाहें, जैसे हमारा टेरिटोरियल वाटर है, आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाइए, यानी कि जहां पे हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल होल्ड है, जहां तक हमारी बाउंड्री है, दैट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट एरिया, that will be counted in the GDP. Now the question arises how it is measured. So you generally see it is calculated in the financial year, okay, and we also calculate the GDP quarterly, यानी कि 4 क्वार्टर्स में भी हम इसको मेजर करते हैं। सी अब बात आती है कि जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। एक होता है हमारे पास इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। सो नाउ आई एम टेकिंग द वैल्यू एडेड मेथड फर्स्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट मेथड ऑल्सो। व्हाई इट इज सो आई हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स इन द रियल क्लासेस। तो प्लीज डू रिमेंबर, अगर आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं, आप मेरे नोट्स में एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली चीजें जो है वो ले रखी हैं, कुछ कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन जब आपके पास इन कैलकुलेशन बेस्ड पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। आफ्टर 3 or 4 वीडियोस आई विल बी टेकिंग सम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑफ दैट, सो आई विल बी लेट यू फील कि आपने जो किया उससे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सो आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर आल्सो, सो दैट यू कुड गेस द आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड और द प्रोडक्ट मेथड। मान लीजिए एक फार्मर ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, लेकिन उस 100 रुपीज के प्रोडक्शन में, जैसे मान लीजिए गेहूं 100 रुपए का पैदावार की उसने, और उसने 50 रुपए का गेहूं अपने घर के लिए उसको कंजम्पशन के लिए रख लिया, लेकिन जो 50 रुपए बचे उसने किसी फर्म को बेच दिया। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां देखिए, जो फार्मर की वैल्यू है, यानी कि उसके लिए तो 100 रुपीज वर्थ है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है उसने कितनी वैल्यू ऐड की, उसने तो 100 की 100 ही सी वैल्यू ऐड की है। तो आप इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि 50 रुपए ऐड किया, नो। सो उसने 100 वैल्यू ऐड की, वन थिंग। नाउ मान लीजिए किसी बेकर ने वो गेहूं खरीदा और उसने उसको प्रोसेस किया, उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया और उसको ब्रेड बना के 200 रुपीज में बेच दिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी आप इस एग्जाम्पल में देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। एक फार्मर ने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, जिसमें से 50 रुपए का जो प्रोडक्शन है वो उसने अपने पास रखा, और 50 रुपए को 50 रुपए के गेहूं को उसने किसी बेकर को बेच दिया, लेकिन उस बेकर ने उसको प्रोसेस किया, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया, एंड फाइनली मार्केट में वो एज ए ब्रेड आया, और उस ब्रेड की वैल्यू थी 200 रुपए, उसका प्राइस था 200 रुपए। तो इस एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी। सी, आप इन नोट्स में देखेंगे मैंने बहुत सारी टर्म्स यहाँ इंक्लूड की हैं, जैसे कि जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम। ये सारी चीजें मैं आज इस क्लास में डिस्कस करूंगा ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो, व्हाट डू मीन बाय जीडीपी, व्हाट डू मीन बाय जीएनपी, व्हाट इज एनएनपी, व्हाट इज एनडीपी, नेशनल इनकम, एवरीथिंग, एंड हाउ टू कैलकुलेट देम। फाइन। सो GDP, if we are calculating on the behalf of value addition method, so what we have now,
we have two entities, the farmer and the baker. Farmer added value, how much? 100 rupees. And how much value baker added? Because baker procured 50 rupees wheat, but he processed the food, processed the wheat, and he added the value of 150 rupees so that it could become 200 rupees. That means बेकर ने 150 रुपए वैल्यू ऐड की. तो आप दोनों की वैल्यूज को ऐड किए और आपने देखा कि आपका आंसर आया 250. आप ये देख पा रहे हैं, ये वैल्यू एडेड बाय द फार्मर, दिस इज वैल्यू एडेड बाय द बेकर, एंड आई हैव रिटन हियर that is value added by all the firms does mean farmer and the baker. Now okay, so we got the rupees 250. So 250 is our GDP. अब GDP को और दूसरे तरीके से कैसे किया? आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू जो वीट की है और फाइनल वैल्यू जो ब्रेड की है. फाइनल वैल्यू वीट की क्या है? अब यहां पे आप इसको 100 काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज 50 रुपए का तो कंजम्पशन उसने कर लिया. जो 50 रुपए मार्केट में वो एज ए कैपिटल दे रहा है, जिसको वो इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं और आगे कुछ प्रोसेस करके एक आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं. तो दैट मीन्स दैट इज काउंटेड एज ए फाइनल वैल्यू ऑफ द वीट दैट वाज प्रोक्योर्ड बाय द बेकर इन 50 रुपीज. 50 रुपए हमारे वीट की फाइनल वैल्यू हुई और हमारे ब्रेड की फाइनल वैल्यू कितनी थी? 200. तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू नाउ इज बिकमिंग 250 rupees. Getting my point? So you can calculate GDP both the ways. Now come to some snippets, जैसे ये जो NDP है, NNP है. अब NDP से आप समझते क्या है? दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप मशीनों का यूज कर रहे हैं, आप लेबर का यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल एसेट है उसका कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन हो रहा है. इन द लास्ट क्लास मैंने डेप्रिसिएशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था एक ट्रैक्टर का एग्जांपल लेके. ओके, सो आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सीरीज में इन लेक्चर्स को देखें. आई ऑल्सो रिपीट इन दिस वीडियो ऑल्सो, इन वीडियोस को इस तरीके से डिलीवर करने का मतलब है समय बचाना और आपको पके पकाए नोट्स देना. आप अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट? नाउ एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट डज मीन जो जीडीपी थी उसमें से आप अपना डेप्रिसिएशन, जो अपनी आपकी फिजिकल एसेट्स का लॉस हुआ है, उसको माइनस कर दें, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपका आ जाएगा. एक चीज. नेक्स्ट है एनएनपी. लेकिन एनएनपी से पहले आपको जीएनपी समझना पड़ेगा. जैसे जीडीपी और जीएनपी, अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. अब नेशनल प्रोडक्ट डज मीन, एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस आज समझ लीजिए. डोमेस्टिक का मतलब आप अपनी टेरिटरी में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उस टेरिटरी में प्रोड्यूस कौन कर रहा है? डजंट मैटर, बट इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटरी. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीएनपी, दैट इज अ नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट डज मीन योर नेशन इज प्रोड्यूसिंग, whether he or she is sitting in India or he or she is sitting in the America. So that means अगर आपके नेशनल्स, आपका नेशन कहीं भी बैठ के, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है हमारी इंडिया के लिए, दैट इज नोन एज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. आई अगेन रिपीट, जीडीपी इज ऑल अबाउट द टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, डजेंट मैटर कौन प्रोड्यूस कर रहा है. बट जीएनपी को लोकेशन से कोई मैटर नहीं है, हमारे नेशनल्स उसको प्रोड्यूस करें. जैसे हमारा नेशन प्रोड्यूस करे, इंडिया, ओके, वो इंडिया मॉरिशस में बैठ के करे, अमेरिका में बैठ के करे, लंदन में बैठ के करे, कहीं बैठ के करे. दैट मीन्स वी नेशनल्स आर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ come to NNP, that is a net national product. So again you will be taking the GNP and will subtract the depreciation here. Getting my point? National income does mean NNP, नेशनल इनकम. हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी हुई? जो हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, प्लस जो सब्सिडीज हमने दी और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस कर दिया. आई विल बी टेकिंग ऑल दीज टर्म्स एलोबरेटली, बट टिल देन यू कैन टेक द आइडिया. इतना तो आप समझ ही सकते हैं तब से, ठीक है? तो अब उसके बाद एक टर्म आती है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी. प्लीज डू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको बार बार इन चीजों को देखने को मिलेगा. अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते. मान लीजिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं,
आप कोई भी इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसी के थॉट्स पढ़ रहे हैं, सो ही और शी विल बी यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजीज, सो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दैट टर्म्स? So it would be difficult for you. So please understand these terms properly so that you could understand the newspaper or the current happenings, because I have told you in the very first lecture that this is a very dynamic subject, very dynamic subject it is. Okay, if you are not following the proper strategy, so you would not be getting the satisfactory output. Okay, so now this is real GDP. Real GDP does mean आपकी क्वांटिटी आप अभी देख रहे हैं और प्राइस आप पहले का देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। अभी आप मान लीजिए आप 10 किलो आप पिछले साल 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, अब आज 11 किलो आप 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसका मतलब करंट क्वांटिटी और कांस्टेंट प्राइस, यहां मैंने लिखा है बेस्ड ऑन द कांस्टेंट मार्केट प्राइस। एंड नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी भी उसी ईयर की होती है और प्राइस भी उसी ईयर का होता है, ये ध्यान रखना। और जीडीपी है, मैंने आपको बताया है फाइनेंशियली देखा जाता है। जब आप जीडीपी 2021 की बात करते हैं तो इसका मतलब आप 2020 से 21 की बात कर रहे हैं। जब आप 2022 की बात करेंगे तो आप 21 से 22 की बात कर रहे हैं। आप 23 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप 22 से 23 की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ओके। सो रियल जीडीपी, आई रिपीट, that is based on the constant market price, the quantity which you are purchasing right now on the behalf of what price it had in the previous year. That means that is a constant market price you are calculating, you are keeping the constant market price. Now in the nominal GDP you are taking the quantity of this year and the price of this year also. That is, मान लीजिए कोई 10 रुपए की चीज पिछले साल से अब वो 11 रुपए की हो गई है, तो इसका मतलब आप वो जो 10 किलो खरीद रहे थे वो 10 किलो आप अब किसके हिसाब से खरीद रहे हैं? 11 के हिसाब से खरीद। इसका मतलब आप जिस साल में क्वांटिटी ले रहे हैं उसी साल का आपको प्राइस लेना है। अगर मैं अब बैठ के जो क्वांटिटी ले रहा हूं उसके साथ अगर मैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस यानी कि मैं पिछले साल का प्राइस लूं, तो दैट मींस आई विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट द रियल जीडीपी। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से और क्लियर होंगी ये चीजें। सो आई थिंक आपको आइडिया लग गया है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत को, और जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मेरा भी नहीं है, तो मैंने ये देखा है कि हमारे सामने बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है कि हम जब तक पढ़ते हैं तब तक ठीक है, उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं। सो एक ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट को आप प्लीज प्लीज आप सुन के इसको अपना पेन डाउन करें इसको, और पेन डाउन करके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, एंड जस्ट close your notebook and just ponder over it, just think in your mind how the things are happening so that it could stay in your mind for a long time. Fine. So that is a way to understand, that is way to for the betterment of your thought process. So without wasting time, let me move forward. So I hope you understand these terms: NDP, NNP, GNP. Always club GDP with GNP, always club NNP and NDP for the comparison. And now the national income is NNP minus indirect taxes plus subsidies which the government is giving to us, and the real GDP and nominal GDP. Now come to the income method. अब देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर्स में 4 सेक्टर्स के बारे में बताया, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो जिसमें मैंने एक फर्म का एग्जाम्पल लिया था और मैंने कहा था कि फर्म को आउटपुट देने के लिए इनपुट की जरूरत होती है। ये जो इनपुट है ये 4 तरीके का हो सकता है, और कोई भी इनपुट आप अगर किसी फर्म को देंगे तो डेफिनेटली दैट इनपुट विल बी डिमांडिंग सम रिटर्न। अब एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा था, किसी को इंटरेस्ट वापस मिल रहा था, लेबरर्स को वेजेस वापस मिल रहे थे, गेटिंग माय पॉइंट? आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको रेंट मिल रहा था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अगर आप चारों जो हाउस होल्ड सेक्टर ने हम किसी फर्म को दिया था, अगर आप चारों फैक्टर्स में देखें कि उनको वापस क्या क्या मिला, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, तो इसका मतलब आप सबको ऐड करें, उनका समेशन करें, दिस वन, तो ये दैट इज नोन एज अ इनकम मेथड. सो आई टॉक्ड अबाउट the three methods. The first I discussed value added method. Then we discussed the income method, that is including profit, interest, rent and wages.
नाउ कम टू द एक्सपेंडिचर मेथड। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मेथड आपके दिमाग में आया यार, एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर, कौन करेगा एक्सपेंडिचर? तो आपने क्या पढ़ा, इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? चार, तो चारों का ही एक्सपेंडिचर पढ़ना है हमें। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कंजम्पशन में कौन आता है, कैपिटल में कौन आता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल की डेफिनेशन कैसे होती है, कैपिटल का क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी गुड्स को अगर कैपिटल बनना है तो व्हाट इज दैट क्राइटेरिया। सी, मान लीजिए इंडिया की जो आउटपुट है, अब उस आउटपुट पे, आउटपुट को कौन खरीदेगा? चार सेक्टर खरीदेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर खरीद सकता है, प्राइवेट सेक्टर खरीद सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर खरीद सकता है, एक्सटर्नल सेक्टर खरीद सकता है ना? लेकिन सबका पर्पज अलग है। कोई उसको कैपिटल की तरह भी यूज कर सकता है और कंज्यूम भी कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली बात है उसको कंज्यूम ना करके उसको कैपिटल बनाने की कोशिश करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। राइट? देखिए मैं बहुत सोच समझ के आपके सामने स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। राइट? और एक्सटर्नल सेक्टर भी उसको कंजम्पशन और कैपिटल गुड की तरह यूज कर सकता है। अब सी, मैंने यहां क्या लिखा है, दिस इज एक्सपेंडिचर डन बाय द फोर सेक्टर्स टू प्रोक्योर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटरी, दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। Repeatedly I am using this term. Now say GDP is what? If I am taking this C dash plus I dash plus G dash plus X, what these are? C dash is the expenditure by the household sector on domestically produced good. That means domestically produced good के ऊपर जो मेरा खर्चा हुआ, जो मुझे मैंने उनको प्रोक्योर किया हाउस होल्ड सेक्टर का, ये हाउस होल्ड सेक्टर के लिए है। ये इसका एक्सपेंडिचर है प्राइवेट सेक्टर का, ये गवर्नमेंट सेक्टर का। अब सोचने वाली बात है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक गवर्नमेंट के लिए ये देखना कि आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीजों पे कितना आप खर्च कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब अपना डाटा कैलकुलेट करती है तो उसके अंदर इंपोर्ट भी करती है। इसका मतलब आप खुद देखिए, आप कोई भी चीज प्रोक्योर करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं हाउस होल्ड सेक्टर का, जैसे मैं, ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। अगर मैंने कहा कि दिस लैपटॉप वाज मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, so I am using it, so that was imported, so I also procured this imported item। मैंने सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आइटम को ही नहीं खरीदा, मैंने इंपोर्टेड को भी खरीदा है। डू रिमेंबर वन थिंग। तो कई बार क्या होता है, अगर आप इस चीज को इन्वॉल्व ना करें तो आपकी कैलकुलेशन, आपका डाटा, आपका स्टैटिस्टिक गलत हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स को भी उसमें इंक्लूड करती है। तो हमने इसी चीज को, आप पहले इसको समझिए मैंने क्या लिखा है, सी डैश आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्स। दिस सी डैश इज व्हाट? Expenditure done by household sector on domestically produced good. Now I have written this C dash as C minus CM. What it is? ये तो कंप्लीट है। C कौन है? जो मैंने हाउस होल्ड सेक्टर पे भी खर्च किया और इंपोर्टेड गुड्स पे भी खर्च किया। ओके, और अगर मान लीजिए मैं इसमें से इंपोर्टेड गुड्स पे जो खर्च किया उसको निकाल दूं तो मेरे पास सी डैश ही तो रह जाएगा। सही बात है। सी से मैंने किसको दिखाया? सी से आई एम denoting what? The expenditure by household sector on both products, that is domestically produced and that was imported. And what is CM? That was expenditure done by household sector on imported goods। तो मैंने माइनस कर दिया तो अगेन आपके पास सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड पे जो खर्चा हुआ वो रह गया। सिमिलरली यू कैन से आई डैश, that is I minus IM, that is G minus GM and that is export। सी, अगर मैं इनको इकट्ठा करूं सी आई जी को, सी आई प्लस जी प्लस एक्स, आप ये फॉर्मुलेशन देखते हैं किताबों में, शायद आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नजर आए, बट आई हैव सिंप्लीफाइड इट। सो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। यू सी व्हाट इज सी एम आई एम जी एम? दैट वाज एक्सपेंडिचर बाय ऑल दी सेक्टर्स ऑन द इंपोर्टेड गुड्स एंड यू हैव सब्ट्रैक्टेड इट। अब सोचिए, क्या ये टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो गया है? और ये क्या था? टोटल एक्सपोर्ट। अगर मैं बात करूं नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ या नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। अब एक्सपोर्ट करने का मतलब जो हमने हमने प्रोड्यूस किया और हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, सो दैट मींस that will be included in GDP. So I'll be taking this factor together, export minus import, right? So now we have reached C plus I plus G
plus x minus m. I have denoted this m for the import. Clear? Now see, मैंने कहा कि जो I है, I क्या करता है? इन्वेस्टमेंट है ना. अब ये प्राइवेट सेक्टर का है. अब प्राइवेट सेक्टर ने जो चीज खरीदी होगी और फिर पैसे दिए होंगे मैन्युफैक्चरर को, वो क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट है. बिकॉज बिकॉज दैट प्राइवेट सेक्टर इज यूजिंग दैट गुड एज ए इनपुट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. So that is a investment, private investment. Again, government can procure the things for consumption as well as the capital. So capital will be the investment. So that is a government investment. So that is a total investment in India. That is a total investment in India. Fine. Now see, take an example. मान लीजिए आप किसी एग्जाम्पल के अंदर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो जीरो ले लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर का जीरो ले लेते हैं. मान लीजिए कुछ भी इंपोर्ट आपने नहीं किया और आपकी इंडिया मान लीजिए 30 रुपीज का कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रही है. देयर इज कैपिटल गुड. फाइन. कैपिटल गुड प्रोड्यूस कर रही है और उसमें से 10 रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या? मेरी एक्स की वैल्यू 10 हो गई. तो अगर आपने सी को जीरो बोला, जी को जीरो बोला, एम को जीरो बोला, तो 10 रुपए अगर एक्सपोर्ट हो गए तो बचा कौन? प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट. मतलब वो जो 20 रुपए की चीज बची कैपिटल, वो किसने खरीद ली? वो प्राइवेट ने खरीद ली. तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? 20 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो इसका मतलब इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? टोटल 20 रुपीज. और हमारी जीडीपी कितनी है? जीडीपी तो 30 रहेगी बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स ऑफ वैल्यू 30 रुपीज. आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया. नाउ क्वेश्चन अराइजेस. आई एम going to the end of this lecture. Okay, so this is 22 minutes or near about 3-4 minutes 5 minutes और लगेंगे हमें. so अब सोचिए ये जो जीडीपी का जो डाटा है ये पब्लिश कौन करता है? देखिए पहले क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस होता था जो इसको पब्लिश करता था, लेकिन बाद में इसको नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के नाम से हम पढ़ते हैं. नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस क्या करता है? जीडीपी को कैलकुलेट करता है. ये अपना जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करता है ये क्वार्टरली अडॉप्ट करता है, लेकिन डाटा जो है वो पब्लिश ईयरली होता है. ठीक है. एनएसओ, अब बात आती है कि हमने जो मेथड पढ़े कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है. तो एनएसओ कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है? वो वैल्यू एडेड मेथड भी देखता है और एक्सपेंडिचर मेथड भी देखता है, लेकिन इनकम मेथड वो नहीं देखता है. इनकम मेथड कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, मतलब उसके अंदर एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर आप देखना चाहते हैं, सो यू विल बी अडॉप्टिंग द वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. गेटिंग माय पॉइंट? सो वैल्यू एडेड मेथड, अब बात आती है कि जो डाटा हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश होके आता है एनएसओ की तरफ से, वो कौन सा होता है? वो होता है वैल्यू एडेड मेथड. यहाँ पे क्या लिखा है? क्वार्टर जब पूरा होता है उसको 60 डेज आफ्टर डाटा पब्लिश होता है. एक क्वार्टर पूरा हुआ अप्रैल टू जून का, तो उसके आफ्टर 60 डेज उसका आप डाटा जो है वो पब्लिश करते हैं आफ्टर 60 डेज. नाउ जीडीपी में मैंने आपको बता दिया था एक टर्म, ये मैंने सार बना के लिख दिया है. सो आई थिंक आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी और आपको बेसिक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इन सब के बारे में पता लगा. सबसे मेन था जीडीपी और जीएनपी के बारे में जानना. जीडीपी के अंदर आप चीजों को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, डजंट मैटर कौन कर रहा है. कोई बाहर का फॉरेनर आके कर रहा है, डजंट मैटर, बट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अगर आप बाहर जाके कर रहे हैं, so that will be counted as a GNP, that is a gross national product. That means we nationals are producing it irrespective of the location. So I am winding up this lecture and in the next class I am giving you the roadmap. We will be discussing some more concepts on GDP and some indices like inflation index and some export import type. Okay, बहुत एक ये बेसिक चैप्टर चल रहा है, आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग वगैरह जो आप किताबों में पढ़ते हैं अलग से उसको उठाएंगे. टिल देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस कि जिस तरीके की आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट इंप्रूवमेंट इन माई सेल्फ. ओके, सो प्लीज सजेस्ट. आई एम योर बैचमेट ऑल्सो.
Okay, I'm not a teacher, I'm a student. So that's a small message to all of you. Please help me to improve myself. Please comment, please suggest any kind of suggestion. I'll be admitting it. So thank you so much. Meet you in the next lecture. Till then, enjoy and revise it.